वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHIC 134 के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। जैसा कि आज के सेशन में हम लोग बंगाल की राज्य जो है बंगाल राज्य की परिचय के बारे में आज थर्ड क्लास देखेंगे, थर्ड पार्ट बंगाल के बारे में। अब तक जो है ना बंगाल के बारे में 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, आज थर्ड क्लास है इसका। देखिए ये बंगाल जो है ना अच्छा बहुत ही बड़ा राज्य था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारे शासन किए थे और आपके सिलेबस में भी सारे के सारे जो भी शासक बने थे, नवाब बने थे, उसके बारे में डिटेल से दिया गया है। तो हम लोग को एक एक करके जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मीर कासिम, मीर जाफ़र, मुर्शिद कुली खां, ये सभी चीज़ें जो है ना किसी में से पूछ सकता है। सिराजुद्दौला हुआ, किसी भी शासक के किसी भी नवाब के बारे में आपको पूछ सकता है, ओके ना। इसलिए सभी के सभी मैंने एक एक करके डिटेल से बताया है और लेवल भी बहुत ही अच्छा है। अब तक 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। और जैसा कि गाइज मैंने BHIC 134 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ बेहतरीन तरीके से आंसर राइटिंग के साथ मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस करवा चुका हूँ। तो आप सभी उसको देख लीजिएगा। उसका एक प्ले लिस्ट बना दिया गया BHIC 134 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नेम से, आप सभी जरूर देख लीजिएगा। और जैसा कि कल एग्ज़ाम है तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाएगा, ठीक है। सारे के सारे क्लास कर लीजिए, हो जाएगा आपका। चलिए जैसे कल तक जो ना इसका मतलब सेकेंड पार्ट तक जो हम लोग इसके बारे में देखते, सिराजुद्दौला तक देखे थे, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला तक जो है ना प्लासी का युद्ध तक हम लोग देख चुके हैं। प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के सेशन में जो नेक्स्ट नवाब जो बनता है मीर जाफ़र जो यहाँ इसको मारता है, मीर जाफ़र जो है अगला नवाब बनता है। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र बनता है। मीर जाफ़र देखिए, मीर जाफ़र ने नवाबी प्राप्त करने के पश्चात कंपनी को 24 परगना का जमींदारी दी, किंतु मीर जाफ़र अंग्रेजों की मानों से तंग आकर डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई। देखिए होता क्या है, जैसे मीर जाफ़र जो है 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध होता है ना, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु जो होता है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मीर जाफ़र जो बन जाता है नवाब, अगला नवाब, ठीक है। ये मीर जाफ़र जो है ना अंग्रेजों के गुलाम टाइप का बन जाता है। अंग्रेजों का गुलाम बनने के कारण जो है ना मीर जाफ़र बहुत तंग आ जाता है, क्योंकि उस पर जो है ना इस तरह से शासन करने लगता था। बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र, लेकिन उस पर शासन जो है ना अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। तो वो तंग आकर जो है ना इस तरह से वो डचों से हाथ मिला लेता है। मीर जाफ़र डच से हाथ मिला लेता है। उसके बाद जो रणनीति अपनाने लगती है, इसका जो पता ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों को पता चल जाती है, जिसके कारण जो है ना ये 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध होता है। और उस समय जो है ना वेदरा का युद्ध में जो है आपका मीर जाफ़र और डच एक साथ होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज एक साथ होती है। दोनों के बीच युद्ध होती है, जिसमें से डच और मीर जाफ़र की मतलब हार होती है। वेदरा एक जगह का नाम है, वहीं पे युद्ध होता है, ठीक है। फिर आगे चल के तो जैसे कि इसमें युद्ध में हार जाता है तो अंग्रेजों जो है उसको मीर जाफ़र को जो ना वहाँ का शासक हटा देता है। तो क्योंकि उसके मतलब अंग्रेज जो चाहते थे कि वो मेरे अधीन रहे, लेकिन मीर जाफ़र तो उन्होंने विरोध किया, तो इस तरह से मीर जाफ़र को हटा दिया शासक से। उसके बाद जो है ना मीर कासिम को शासक बनाता है, कौन? अंग्रेज। 1760 से 1763 से 64 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था मीर कासिम के बारे में देखिए आप क्या कहा जाता है। मीर जाफ़र के धोखा के बाद EIC मीर जाफ़र को बंगाल का अगला नवाब बनाता है और मीर कासिम मीर जाफ़र की तुलना में एक योग्य नवाब था, ठीक है। उन्होंने EIC के नियंत्रण में स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए। जैसे कि देखिए मीर कासिम ने भी बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हुए थे। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें की थी। उन्होंने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद पे लगातार षड्यंत्रों का केंद्र बना रही थी, इसलिए उसने अपनी राजधानी मुंगेर में कर ली और मुंगेर का किलाबंदी किया तथा मुंगेर पर बेहतर शासन किया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हुआ। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहते थे कि वो इसकी राजधानी मुंगेर करे और मुंगेर पर जो उन्होंने षड्यंत्र रचे, किलाबंदी बनाया। इस तरह से वो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही नाराज हुई मीर कासिम पर भी। और आगे चलकर जो है ना मुंगेर के जोरदार बंदूकों का निर्माण तथा तोपखानों का निर्माण कराया, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इससे भी नाराज हुआ। क्यों तुम बनाओगे? क्योंकि अगर ये तोपखाना बंदूक बनाएगा तो उस पर अगर युद्ध करेगा तो युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हो सकती है, क्योंकि उसके पास औजार हो जाएगा। तो इससे भी नाराज हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कहता है दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए वो जो ना दस्तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर दस्तक जो लगाया था उस पर जो ना रोक लगाने लगा था मीर कासिम। मतलब वो बंगाल राज्य के लिए जो ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही हानिकारक था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी जिससे नाराज हुई थी। फिर आगे है उपद्रवी जमींदारों का दमन, जैसे पटना के जमींदार राम नारायण की हत्या मीर कासिम करवाई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी राज होता है, क्योंकि
ये जो है ना एक हत्या होती जमींदारों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी करवाती है। इस पर जो है ना मीर कासिम क्या करता है, कार्रवाई करने लगता है, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी नाराज होता है। क्यों करोगे, तुम मेरे अधीन हो, मैंने तुम्हें नवाब बनाया था। तो इस तरह से जो है ना इस पर जो है ना बहुत सारी कार्रवाई होने लगती है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज होता है। जर्मन अधिकारी वाल्टर की नियुक्ति किया तथा ताकि वे अपने सेना की पुनर्गठित कर सके तथा आधुनिक कर सके, ये सभी चीज़ें जो है ना नया कर सके, ठीक है ना। फिर नए नए कर लगाना, अब्बास कर तथा खिलजी कर, ये ने जो ना मीर कासिम जो है ये दो कर लगाया था, अब्बास कर और खिलजी कर। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी अधिकारी एलिस ने एक टुकड़ी भेजी, परंतु मीर कासिम ने इस टुकड़ी को 148 सेना के साथ एलिस को भी बंदी बना लेता है। इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी फिर एक सेना रवाना की, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर कासिम के बीच टक्कर होती है। इस तरह इन दोनों के बीच 4 युद्ध होती है। जैसे मीर कासिम को जो है ना बंगाल का नवाब जो है कौन बनाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाने के बाद जो है ना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक टुकड़ी भेजता है, एक जो है न्योता भेजता है, जो इस पर करता क्या है, जिसका एक अधिकारी एलिस नाम का जो है ना वो अधिकारी आता है। लेकिन उसके साथ जो है मीर कासिम करता है कि उसके साथ साथ जो 148 सेनाओं को जो है वो बंदी बना लेता है, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी नाराज होता है। अरे जिसको नवाब बनाए हम, वो मेरे अधीन ना चले तो गुस्सा आएगा ही, नाराज होगा ही। तो इस तरह से जो है ना इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जो लगातार 4 युद्ध होता है। एक काटवा की लड़ाई, ये इंपॉर्टेंट है। काटवा की लड़ाई कब हुई थी, 1763 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम को बंगाल के नवाब से हटा देता है और फिर वे मीर जाफर को नवाब घोषित कर देता है। देखिए मीर जाफर, इससे पहले मीर कासिम से पहले कौन था, मीर जाफर को फिर से नवाब बना जाता, क्योंकि मीर जाफर को समझ में आ जाता कि नहीं सर मुझे फिर से बना दीजिए, मैं आपके साथ रहूँगा ये वो। तो फिर मीर कासिम इस बात को नहीं मानते हैं। इस तरह से उनका शासन 1760 से 1763 बक्सर के युद्ध तक माना जाता है। ये जो मीर कासिम जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी तो मीर कासिम को हटा देता, लेकिन मीर कासिम नहीं मानता कि नहीं मैं शासक हूँ तो हूँ, नवाब हूँ तो हूँ। इसमें मीर जाफर को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना देता है, लेकिन मीर कासिम सोचता है कि नहीं मैं ही शासक हूँ यहाँ का, आपके कहने से कि मैं हट जाऊँ। तो इस तरह से जो ना ये इसका शासनकाल 1763 से 64 ईस्वी तक रहता है, बक्सर की युद्ध तक। देखिए अब बक्सर का युद्ध जो होता है ना उस पर इसका जो ना मस्त होगा, उसमें जो ना इसमें डिटेल्स होगा। देखिए फिर दूसरा होता है गिरिया की लड़ाई, तीसरा आता है सूती की लड़ाई, तीसरा होता है उदयनाल की लड़ाई। ये सभी चीज़ें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच होता है, जो 4 युद्ध। एक वेदरा का युद्ध, कटवा का युद्ध लड़ाई होती है, उसके बाद होता है गिरिया की लड़ाई, उसके बाद सूती की लड़ाई, उसके बाद उदयनाल की लड़ाई। उसके नेक्स्ट में है ये 4 होते हैं बक्सर का युद्ध। इससे पहले ये युद्धों में ये ऐसे शुरू में दिक्कतें आई, फिर बाद में शक्तिशाली के रूप में उभरेगा। उदयनाल की लड़ाई में जब मीर कासिम हार जाता है तब उन्होंने एलिस वाला टुकड़ी जिसमें 148 सेना के बंदी बनाया था उनको मरवा देता है। इतिहास में इस घटना को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस तरह ये ऐसे को मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध का उदय होता है। देखिए जैसे लास्ट युद्ध होता है ना उदयनाल की लड़ाई, उसमें होता है क्या, उसमें जो ना मीर कासिम की मतलब हार हो जाती है। हार होने के बाद इससे पहले जो ना वो टुकड़ी लेके आता है एक अधिकारी जिसका नाम था क्या, एलिस जो एक अधिकारी थे वो टुकड़ी लेके आता है जो कि जिसके साथ जो 148 सेनापति को बंदी बना लेता है, उसको वो मरवा देता है, जिसको इतिहास में पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसी को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ओके ना। तो इस तरह से मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध का उदय होता है दोनों के बीच। देखिए बक्सर का युद्ध के बारे में, बक्सर के युद्ध के कारण के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अगर बक्सर के युद्ध के क्या कारण थे तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं ना बेहतरीन तरीके से। ओके। उसके बाद बक्सर के युद्ध में होता क्या उसके बारे में देखिए। बक्सर की युद्ध जो है ना सबसे पहले अक्टूबर 1764 ईस्वी में होता है, इसको याद रखना। ईयर वाइज भी मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच होता है, ईएसी के बीच और गठबंधन सेना के मतलब बंगाल के नवाब के बीच, और ईएसी के साथ जो है वहाँ का नवाब था, वहाँ का जो है ना गवर्नर था हेक्टर मुनरो, ये भी याद रखना हेक्टर मुनरो वहाँ का गवर्नर था। उसके बाद गठबंधन सेना जो थे बक्सर के युद्ध में बंगाल की तरफ से जो ना गठबंधन के रूप में इसका युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल का नवाब था मीर कासिम। उसके तो उन्होंने पद नहीं छोड़ा, ठीक है, उन्होंने पद नहीं छोड़ा। जैसे पहले भी बता चुके थे कि वो जो नवाब उसको हटा दिया था, लेकिन मीर कासिम खुद को नवाब मानते थे, इसलिए वो मीर कासिम था। उसके बाद अवध का नवाब उसको सहायता किया था। उसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इसका सहायता किया था। अवध का नवाब जो है शुजाउद्दौला थे उस समय, तो उन्होंने और शाह आलम द्वितीय ने इसका सहायता किया था। ये दोनों चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जाए, तो इस तरह से दोनों के बीच सहायता करता है तीनों मिलकर।
ओके, अवध के पास एक ताकतवर सेना होने के कारण मीर कासिम ने सिराजुद्दौला से मदद मांगी। उन्होंने मदद के बदले 11 लाख रुपया प्रतिदिन देने की बात कही। ये जो है अवध के पास, देखिए सेनापति उस समय जो है सबसे ज़्यादा अवध के पास थी, सबसे ज़्यादा अवध के पास ही थी, ठीक है ना। अवध से उन्होंने हेल्प मांगी। उसके बाद सिराजुद्दौला जो थे वो भी उन्होंने जो है ना मदद के नाम पर 11 लाख रुपये प्रतिदिन देने की बात कही कि लीजिए 11 लाख रुपया हम देंगे प्रतिदिन, उस समय 11 लाख, ठीक है ना। फिर मुगल औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल सम्राट अयोग्य शासक था और अवध के पास एक मजबूत सेनापति था, इसलिए उस समय मुगलों का वजीर अवध के शासक हुआ करता था। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु होता ना, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन होना स्टार्ट हो गया था। तो उस समय जो है ना, जो उसके बाद सेनापति जो थे उसके जो नवाब थे तो अयोग्य शासक थे। तो अयोग्य शासक होने के बाद जो है अवध से उन्होंने सहायता मांगी और उस तरह से अवध उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। उसके बाद शाह आलम द्वितीय ने भी उसका सहायता किया था। बंगाल के पास सेना बहुत थी लेकिन बिखरी हुई और पुरानी, तथा इसी के पास बंगाल का एक चौथा ही सेना था, लेकिन एकत्रित और आधुनिक। ये जो थी बंगाल के पास, क्योंकि अवध का सेना आ गया था, मुगल का सेना आ गया था, और बंगाल के पास जितने भी सेना थे मतलब इकट्ठा किया तो बहुत ही हो गया सेना, लेकिन कोई भी जो ना एकत्रित नहीं था, मतलब एक्टिव नहीं था। उसके बाद जो है ना आधुनिक नहीं, मतलब मॉडर्न नहीं था, जो है ना किस तरह से युद्ध करेंगे, किस युग, स्मार्ट नहीं था, वो पुराना ही था। वही जो है ना आएगा मारेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कम सेना था लेकिन एकत्रित था, एक साथ था और आधुनिक था। ओके, उसके बाद आगे है बंगाल गठबंधन के बीच एक दूसरे के साथ संदेह करते थे, ठीक है। उसके इस तरह इतिहास में अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का शानदार विजय हुई। इस तरह से आप देखिए, हाँ, सेना सिर्फ होने से नहीं होता है, उसमें जो ना टैलेंट भी होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, उसके बाद मान हथियार भी होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए आपके पास एग्ज़ाम है, सिर्फ मटेरियल होने से नहीं होता है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह जो ना ऐसे ही हुआ बक्सर के युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरह विजय, सब चीज़ में विजय होते गया और बंगाल हुआ, सब चीज़ों में भारत में जो ना हारता गया। ओके, और 1761 ईस्वी में जो है ना पानीपत के तीसरा युद्ध मराठा वर्सेस मुगल बादशाह मतलब मोहम्मद शाह रंगीला EIC के अधीन था। जो 1761 में भी पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, आपको पता भी होगा। उसका 1763 ईस्वी में EIC ने फ्रेंच को पराजित किया था। मतलब EIC के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतनी एकत्रित सेनापति थी, उसके पास टैलेंटेड थी, तो इस तरह से सब चीज़ों में विजय प्राप्त किया। देखिए फ्रेंच को भी पराजित किया था, उसके 17 बक्सर के युद्ध को मतलब EIC का विजय हुआ था। मीर जाफर के शासनकाल में एक युद्ध होता है इलाहाबाद की संधि, ठीक है। पहले इलाहाबाद अवध के अंदर था, ये जो है इलाहाबाद जो है ना पहले अवध के अंदर हुआ करते थे, इस तरह से इलाहाबाद की संधि होती है। ओके, तो इस तरह से बंगाल के बारे में हम लोग संपूर्ण तरीके से देख चुके हैं, संपूर्ण तरीके से जान चुके हैं। इस तरह से अब बंगाल से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल आए, आपको बंगाल में कौन कौन से नवाब बने थे, कौन कौन से युद्ध हुआ था, किसकी हार हुई थी, किसकी विजय हुई थी, किस तरह से कैसी हुई थी, क्या कारण था प्लासी के युद्ध के कारण, प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, बक्सर के युद्ध होने के क्या कारण थे, बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था, ये सभी चीज़ें हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं 3 क्लास के माध्यम से। जो भी अभी तक 2 क्लास ऑलरेडी नहीं किए हैं उसको भी देख लीजिएगा। और ये बंगाल से रिलेटेड आपको इस बार क्वेश्चंस आने की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि पिछले वाली सेशन में जो पिछले वाले एग्जाम में आपको बंगाल से मतलब मैसूर और हैदराबाद के बारे में पूछ चुका है, तो आपके हो सकता है कि इस बार बंगाल के बारे में पूछ सकता हो। ओके, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा और रिविजन कर लीजिएगा। ओके ना, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। बंगाल इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया BHS 134 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से, तो सभी के सभी क्लास जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के में जो भी दिक्कत हो डाउट पूछिए, उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।